जी अस्सलाम वालेकुम। कौन साहब सर बताइए। सर वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जावेद इकबाल चीमा मैनचेस्टर से। जी सर। 12 किताबों का मुसन्नफ हूँ। वैसे तो मैं 2019 में शिफ्ट हुआ था इधर। 2019 से पहले मैं इटली में था। जी ऑल इटालिया प्रेस क्लब का वाइस प्रेसिडेंट था इटली में। जी। तो उधर ही बैठ के मैंने 12 किताबें लिखी थी। तो हमें तो जिस तरह मैंने पहले भी आपसे किया था, भेजा हुआ आपको कि हमें तो निजाम की तब्दीली चाहिए। पाकिस्तान में एक रूल एंड लॉ की बनानी चाहिए। तो वो तो इमरान खान हो कोई भी हो, हम उसके साथ हैं। मैं तो 35 साल से इनकलाब के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। तो वक्त आपको मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह वो सारी किताबों को एक एक गजल भी किसी वक्त आपको सुनाऊंगा। मगर इस वक्त पैगाम ये है कि हर आदमी जानता है, अब कोई बात ढकी छुपी नहीं है। इमरान खान बताए या ना बताए, अब जनरल बाजवा इसमें मुलव्वस है, इस गद्दारी में, इस साजिश में, इस जिस तरह की मुदाखलत में, जो भी कहें हमारे। मैं तो उससे पहले कि मैं दूसरे जनरलों के बारे में बात करूं, इस जनरल के बारे में ये बात करना चाहता हूं कि तुम्हें किस चीज की कमी थी। तुम्हें किस चीज की कमी थी? इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ तुम्हें अल्लाह ने दिया था, तो बिकने की क्या जरूरत थी? इस एटम बम और इस मिसाइलों के तजर्बे करने की क्या जरूरत है? पाकिस्तान के साथ इस खिलवाड़ करने की क्या जरूरत थी? इन चोरों, गद्दारों, इन लोगों को जो करप्ट हैं उनको हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, ला के बैठा दिया। ये कोई इंसानियत है? ये तेरे अंदर कौन सा अखलाक है, कौन सा दीन है? क्या मेरे अल्लाह ने, मेरे नबी ने ये कहा था? क्या यही पैगाम दिया मेरे अल्लाह ने? तो कब्र में क्या लेके जाएगा? चलो फर्ज कर लिया कि तू जीत गया, इमरान खान को कत्ल भी कर दे, मार दे, सारी इमाम को तो कत्ल कर दे, जो कुछ तूने किया अब से सामने है, राम सनावल्लाह जैसे लोगों से कत्ल करवा रहा है, तो इसका हिसाब तू देगा, इधर जाके देगा कब्र में। क्या तुझे कब्र याद है? क्या तेरे अंदर कोई इंसानियत है? क्या तेरी इज्जत, गैरत, इंसानियत सब मर गई है? क्या तूने इसके लिए क्या कदम उठाया? क्या सोच के तूने कदम उठाया? तुझे क्या चाहिए था? तुझे सब कुछ तेरे पास था। अब कितनी दौलत तुझे और चाहिए? शेख खानदान से या अमेरिका से या खां से लेगा, किधर से लेके जाएगा? तेरी इतनी इज्जत थी, तेरी इतनी इज्जत थी मुआशरे में, फौज में, हर तरफ। अब तू खुदा की कसम कभी तू सोच भी नहीं सकता कि जिस तरह अयूब को कुत्ता कुत्ता हाय कहते थे, उसके घर वालों को नहीं पता था कि बात क्या हो रहा है, और उसके बच्चे पोतरे दोस्तों को पता था, वो नारे मारते थे। तो ये क्या समझता है कि 30 करोड़ आवाम जो है बेवकूफ है? अब तो हर बच्चा शोर है। मेरे जैसा अनपढ़, जाहिल, बेवकूफ आदमी चलो मान गया कि मैं बेवकूफ हूँ, मगर कम से कम 30 करोड़ आवाम को धोखा मत दो खुदा के वास्ते। अगर तो इज्जत खाक में बुला तुमने अपनी भी, फौज की भी। अच्छा ये बताइए, यहाँ एक सवाल है। लोग कहते जी ये जो हमारी फौज है, फौज की तो बड़ी कुर्बानियां हैं। एक आदमी अगर गलत हो जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि फौज पूरी जो है वो गलत है। फौज ने तो हमेशा माशाल्लाह आपके इल्म में है, सलाम आ जाए, जलजला आ जाए, कुछ भी हो जाए वहां पहुंचती है। लेकिन लीडिंग रोल ही चलता है ना मेरी जान, लीडिंग रोल ही चलता है ना। जनरल जिया ने खिलवाड़ किया, मुशर्रफ ने खिलवाड़ किया। जनरल जिया की गलतियों से, शराब पीने से, उसके बाद किरदारी की वजह से मुल्क 2 लाख हुआ। तो लीडर क्या चलता है ना, जो लीड कर रहा उसी पे निसार है ना। बाकी फौज क्या करेगी? मेरा भाई भी फौज में था, मेरा बहनों भी फौज में, मेरा खातू भी फौज में था, मेरे सारे अभी भी अजीज रिश्तेदार फौज में है, मेरा कजन कर्नल था। बात यह है कि वो क्या करे? ये तो उनका अदारा है जो लीड करता है, वही सब कुछ आर्डर मानते हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि हम किसी सिपाही को कहें इसको गोली मार दो, नहीं, वो तो खुद ही ऐसा हो जाता है। तो अगर एक आदमी लीड कर रहा है, उसकी गलतियां हैं, तो उस गलती से नुकसान पहुंचता है, तो फिर कसूर किसका है? फौज का तो कसूर नहीं है। हम ब्लेम फौज को तो नहीं दे सकते, हम तो इस आदमी को दे रहे हैं कि इसकी वजह से सारा कुछ खिलवाड़ हो रहा है। या फौज के सिपाही ने इसको कहा था कि तुम नवाज शरीफ को टेलीफोन करो और नवाज शरीफ को साथ बुलाओ, इन चोरों को जरदारी से। अच्छा ये बताइए कि नवाज शरीफ को कौन लेके आया हुआ है? नवाज शरीफ जब आया था तो उस वक्त उसको कौन लेके आया था? ये देखे ना, ये तो फिर सबसे बड़ी फिर यही है ना कि जिस तरह मरियम कहती है कि लाइन क्रॉस करते हैं तो हम इनके मुस्लिम तरीके करते हैं। जब लाइन क्रॉस होती है इनके खिलाफ तो इनकी चीखें निकलती हैं। जब लाइन क्रॉस होती है 30 करोड़ आवाम के खिलाफ तो उस वक्त चीखें कोई निकाले तो ये बुरा लगता है। बात यह है कि क्यों नहीं, इन्होंने क्यों मुदाखलत की? शुरू से पाकिस्तान के साथ क्यों खिलवाड़ किया? जनरल जिया ने किया, जनरल याहिया ने किया, और उसके बाद मुशर्रफ ने किया। सब कुछ क्यों? अगर आते हैं तो फिर कुछ करके जाए ना। गन को साफ भी नहीं करते, मजीद गन फैला जाते हैं। भाई तुम अगर इज्जत चाहते हो, मैं 2 अरफों में बात खत्म करता हूँ कि अगर ये जनरल बाजवा अपनी इज्जत चाहता है तो फिर मार्शल लगा दे। इससे बेहतर है इसे इज्जत भी मिल जाए, शोध मिल जाए, पैसे मिल जाए, सब कुछ हो जाएगा, इकबाल मिल जाएगा। वो बेहतर है इन चोरों लुटेरों से हमारी जान छुड़ा दे। अगर ये नहीं करता तो फिर जनरल बाजवा से बड़ा बगैरत कोई इंसान दुनिया में
पैदा ही चले जरा हाथ होला ही रखे बहुत ज्यादा। चले बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। नहीं देखिए ना, कर क्या रहा है ना, या तो ये एक काम करो, या तो मार्शल लगा दो, हम तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम निजाम को तब्दील करो, हम अच्छा मार्शल्लाह कई दफा मुल्क में लगी मार्शल्लाह, लेकिन मुशर्रफ के पास भी ताकत थी मगर उसने भी कोई काम तो कोई नहीं किया मुशर्रफ ने भी। यही तो मसला है ना। मुशर्रफ के साथ हम पहले दिन हमने मिठाइयां बांटी थी, नफर पड़े थे कि चलो आ गया, शुक्र है इन सियासतदानों चुनून से निजात मिल जाएगी, मगर उसने नहीं किया ना। जर्नैलों की गलतियों की वजह से, चलो ब्यूरोक्रेसी मान ली कलाबाजी खाती है, सियासतदान मान लिया कि झूठ है, फ्रॉड, ये सब कुछ है, मगर जर्नैलों को तो कोई एक जर्नैल तो पैदा हो जाए इस धरती के ऊपर जो सफाया कर दे, जो कानून की हुक्मरानी कर दे। आपके ख्याल में जो मुशर्रफ ने एनआरओ दिया था वो आज हमारे लिए मुसीबत बना कि नहीं बना? इंतहाई गलत। यही तो गलतियां हैं जो हमारे आगे आ रही हैं। इसी बेड़ा मुशर्रफ की यही तो गलती थी कि सबसे पहले जो इन्होंने एनआरओ दिया था, दूसरे अमेरिका क्या कह चुका भाई, जर्नैल एक जर्नैल है, उसके ऊपर अरबों रुपए मुल्क का खर्च हुआ है, तुम एक दलेर आदमी हो, दलेर मुल्क के सरबराह हो, अल्लाह और नबी के दलेर सिपाही हो, और फिर तुम्हारे बारे में हमने इतने इतने अच्छे सिपा सलार के नाम मैंने नज़में लिखी हुई हैं। आप हैरान हो गए कि जनाब बाजवा के बारे में मैंने इतनी अच्छी नज़में लिखी हुई हैं जो इसको बेची हुई हैं, और सारे इमरान खान को भेजी, दुनिया सारी में मैंने जब फेसबुक पे भी डालूं। मगर क्या है यार, जब हमारा इनमें होता है कोई भी आ जाए, हम इमरान खान से कोई लेना देना नहीं, हम तो चाहते हैं यार कोई भी आ जाए, निजाम तो तब्दील करो। अच्छा कल एकदम कीमत ऊपर गई है पेट्रोल की, वहां पे लोगों की चीखें निकल गई है। मैं कहता हूँ ये सारी चीजें एक तरफ कि ये कहते थे ये नाअहल है, ये जो है ना वो सिलेक्टेड है, ये महंगाई कर रहा है। भाई फिर तुम आए हो तो कंट्रोल करो। उसी सिलेक्टेड की पार्लियामेंट में तुम बैठे हो, अब यू आर सिलेक्टेड, तुम सिलेक्ट किए गया हो तो अच्छे हो, वो सिलेक्ट किया गया तो बुरा है। तुम महंगाई करो तो ठीक है, वो महंगाई करे तो बुरा है। भाई देखो कम से कम कोई रूल को क्या रूल है? बेटा जो पंजाब में इतना जुल्म कर रहा है कि लोगों के घरों में छिलांगे पुलिस को भेजी, भाई देखो क्यों व्हाट इज दिस नॉनसेंस? जब चादर और चार दीवारी का तोहफा नहीं है एक आदमी। नहीं लेकिन वो तो मरियम के लिए वो तो मरियम के लिए है ना, एक ही औरत है पाकिस्तान में जिसको मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इज्जत की जरूरत है। लोगों की औरतों को तो इज्जत की जरूरत नहीं वहां पे। मैं तो कहता हूँ कि इसकी 1.5 फुट लंबी जबान और जमानत पे रहा हुई, मैं लानत पेता हूँ इन अदालतों के ऊपर, लानत पेता हूँ इन अदालतों के ऊपर जो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर नवाज शरीफ को बाहर भेजते हैं और शहबाज शरीफ को आज तक पूछते नहीं। और वो जमानत थी मरियम जैसी औरत की लगाम 1.5 फुट लंबी इसकी जबान है, और चीख के बकवास करते रहती है, और चीख के पैसे जो साफी खाते हैं वो बेड़ा कर देते हैं अपना, तो तबाह किया है इन्होंने। चलें बहुत शुक्रिया सर, काफी लंबा प्रोग्राम हो गया आपका, काफी टाइम हो गया, बहुत शुक्रिया आपका मैसेज। आपको ये इकरार तो आएगा, आज से नमरूद को बुझा के आएगा, आने से पहले तेरे अंदर हलचल बचा के आएगा, अब ताज उछाले नहीं जाएंगे, अब की बार ताज और तख्त दिला के आएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी। नाज़रीन, फौज के ना तो हमारा कोई चैनल खिलाफ है, फौज से हम मोहब्बत करते हैं, पाक फौज से, मगर अगर एक आदमी जिस तरह अभी उन्होंने बताया कि गलत है, तो ये कुछ लोग हमें एक फ़ोन आया था अभी, शायद किसी स्कैंडिनेविया के मुल्क से था, कि अपनी फ़ौज के बारे में कोई गलत बात ना करो। हम कोई फ़ौज के बारे में गलत बात नहीं कर रहे। अगर आप इतने मुहब्बे वतन हैं तो अपने वतन में जाके रहें, फिर आपको पता चले। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। प्रोग्राम हालात हाजरा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, बड़ी अहम मौजू है। इमरान खान के ऊपर जो दहशत गर्दी का मुकदमा था वो खारिज किया गया अदालत की तरफ से। मैं बताऊंगा कि ये भी क्या वजह है कि पहले मुकदमा बनवाया गया और फिर खारिज हो गया। दूसरी तरफ आपके इल्म में है कि जिन लोगों पे मुकदमात थे अरबों रुपए के, वो ख़त्म किए गए, इस पर भी आज बातचीत होगी। सबसे पहले इमरान खान की बात करेंगे कि इमरान खान के ऊपर इतने मुकदमात बन चुके हैं, फिर जब इन्होंने देखा कि इन मुकदमात पे ज़मानत हो जाती है और इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका, फिर एक दहशत गर्दी का मुकदमा बनवाया गया। और ये दहशत गर्दी का मुकदमा किसके कहने पे बनाया गया ये भी आपको बता दूंगा। मगर जब दूसरी तरफ तौहीन अदालत केस चला, वहाँ अभी तक इमरान खान अदालत को अपनी जो सफाई दे रहे हैं, अदालत उससे मुतमिन नहीं है। तो ये
بھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس میں عمران خان کو کوئی سزا دی جائے یا نااہل قرار دیا جائے، کوئی اس طرح کی گیم ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب یہ مقدمہ خارج اس لیے ہوا کہ کچھ دن پہلے پنجاب میں رانا ثناء اللہ پہ بھی دہشت گردی کا مقدمہ ہوا اور لوگوں پہ بھی ہوا۔ ایک تو یہ وجہ آپ کو میں بتا دیتا، انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ بھی ہمارے اوپر مقدمہ کریں گے، تو بہتر یہ ہے کہ اب راستہ صاف کرنے کے لیے یہ مقدمہ کسی طرح خارج کرایا جائے، جس میں سے دہشت گردی کی دفعہ نکالی جائے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے عمران خان کے لیے عدالت نے یہ فیصلہ دیا، یہ ان جو چوروں ڈاکوؤں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ راستہ جو صاف کیا گیا، کیونکہ اب یہ بیان بھی اپنے چیف جسٹس صاحب ہائی کورٹ کا آ گیا کہ اس طرح باتیں کرنے سے اگر مقدمات درج ہوں گے تو کوئی بھی نہیں بچے گا، وہاں سے آپ باقی کا خود حساب بھی لگا سکتے ہیں کہ باتیں تو ان سب نے کی تو یہ تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ تو اس طرح جناب ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کے اوپر کتنے ہم نے مقدمات بنا دیے ہیں، اور وہ مقدمات جو بنے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نہ کسی میں عمران خان نے پھنس جانا ہے، کڑکی لگا دی گئی ہے، ہر طرف مقدمات مقدمات مقدمات۔ تو کسی میں بھی اگر کسی عدالت نے عمران خان کو کوئی چھوٹی موٹی سزا بھی دے دی تو اس سے یہ نااہل ہو جائے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ اب جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف جتنے بھی اربوں روپے کے کیسز تھے ان پر وہ ہو گئے ختم، الٹا عمران خان کے اوپر بنا دیے انہوں نے کیس، اور ایسے کیس بھی ہے جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے جناب یہ کریمنل ہے۔ جو ان کے اوپر تھے وہ کریمنل نہیں تھے، اربوں روپے ملک کے کھا گئے، وہاں پہ کسی نے یہ نہیں کہا، کسی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ یہ کریمنل لوگ ہیں اور یہ بہت بڑا کرائم ہے کہ قوم کا پیسہ کھا گئے۔ اور عمران خان نے پیسہ بھی کوئی نہیں کھایا، صرف زبانی کسی پہ اگر اس نے یہی کہہ دیا کہ ہم کوئی قانونی کارروائی کریں گے، زیبا چودھری کا نام لے لیا تو اس کے اوپر توہین عدالت لگ گیا۔ یہ ہو رہا ہے وہاں پہ پاکستان میں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ابھی یہ مقدمات کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ چند دن سے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مقدمہ نہیں بنا، اس کی وجہ یہی ہے کہ جب پنجاب میں ان کے 20-30 لوگوں کے اوپر مقدمات بنے، آج جویلری پہ مقدمہ بنا، تو اب انہوں نے کچھ سوچا کہ یار یہ تو ہمارے لیے بھی مصیبت بنتی جا رہی ہے، ہمارے جو بندے ہیں ان کو بھی مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف عمران خان جو ہے وہ للکار بھی رہا کہ مجھے گرفتار کر لو، اور کسی میں یہ ہمت بھی نہیں کہ اسے گرفتار کرے کیونکہ ملک کے حالات خراب ہونے والے۔ تو اب انہوں نے مقدمات بنانے کم کر دیے۔ کبھی کوئی شہری اٹھتا تھا جا کے مقدمہ بنا دیتا تھا، کبھی ایسا شہری بھی اٹھتا تھا جسے گھر میں کوئی ضروری بات کرنی ہو تو کہتے تھے باہر ذرا اس کو بھیج دو کسی کام کے لیے، چلو دہی لینے کے لیے بھیج دو، جب تک یہ آئے گا ہم کو ضروری بات کر لیں گے۔ ایسے لوگوں سے مقدمات بنوائیں گے، کسی پہ توہین مذہب کا کہا جا کے کیس ڈال دو، کسی کو کہا میاں والی ڈال دو، کسی کو کہا لاڈ کانا ڈال دو، کسی کو کہا فلانی جگہ ڈال دو، تاکہ ان کو چکروں میں ڈال دے۔ یہ ایک سوچی سمجھی سکیم تھی ان کی، سوچی سمجھی اس لیے کہ یہ اسی کام کے لیے ان کو بھیجا گیا کہ آپ نے عمران خان کے لیے زمین تنگ کرنی ہے۔ مگر میرا خیال ہے کہ وہ جیسے جیسے اس پہ مقدمات بنتے ہیں اس کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کا اندازہ آپ یہاں سے بھی لگا سکتے ہیں، جس طرح لوگ دل کھول کے اسے چندہ دے رہے کہ آپ جو لوگ سیلاب میں بیچارے نقصان جن کو ہوا ہے ان کی مدد کے لیے ہم آپ کو کروڑوں روپے دے رہے ہیں، کوئی لاکھوں روپے دے رہا ہے، یہاں تک کہ بچے بھی اپنے جو پیسے ان کو کوئی خرچے مرچے کے ملتے ہیں اس میں سے ہی پیسے بچا کے دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایمانداری ہے کہ قوم کی نظروں میں عمران خان جو ہے ایماندار ہے۔ ایمانداری اس لیے میں نے کہا کہ ہماری قوم ویسے تو کسی کو چوانی نہ دے، آپ کے علم میں ہے، لیکن ان کے ذہن میں ہے کہ عمران خان ان لوگوں تک یہ پہنچائے گا مدد جو ضرورت مند ہے، اس وقت مشکل میں ہے۔ اور پورے پاکستان میں اگر میں نے نظر دوڑائی
तो मुझे जो लीडर सियासी है उसमें ये देखा कि इमरान खान के ऊपर लोग भरोसा कर रहे हैं। इमरान खान को दिल खोल के पैसे भी दे रही है और साथ इमरान खान भी एक्टिव है कि इतनी इतनी देर टेलीफोन पे बैठ के लोगों से बातचीत करता है, कॉल लेता है और जो भी कोई पैसे देता है उम्मीद है उसको भी सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि ये मुमकिन नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है जो लोग वहाँ पे पाकिस्तानी हैं उनका तो काम ही ये है कि दाद दपा लगाना। और फिर हमारे तो पाकिस्तान में ये भी रिवाज है कि घर से बच्चे को भी सब्जी लेने भेजे तो वो भी अपनी कमीशन उसमें से रखता है, आप नोट कर लें। उसमें से भी कुछ ना कुछ उसका होता है कि दाल लगा लूँ और उससे कुछ अपना भी हिसाब किताब चलता रहे। तो ज़ाहिर है सीखा ही इसी तरह कौम ने है, और जिस तरह आप सीखेंगे उसी तरह फिर बच्चे जब बड़े होंगे तो उनको आदत पड़ी होगी बचपन से, तो वो कमीशन कहाँ छोड़ते हैं। यानी कि वहाँ पे आप यहाँ यूरोप में भी किसी को कोई काम कह दे अपने पाकिस्तानी को, यार ये किसी बंदे कोई बंदा है तुम्हारे पास कि ये काम करवाना, तो वो पहले फ़ोन कर देता यार मेरा 100 ज़्यादा रख लेना और बाकी अपना हिसाब किताब देख लेना। ये तरीका वारदात हमारे मुल्क में नहीं है, सिर्फ यूरोप में भी हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनका भी यही तरीका वारदात है। आपने कोई घर का काम करवाना है, किसी को गाड़ी के लिए भेजा है, किसी को कोई जगह भेजा है, तो वो फ़ोन कर देते हैं जनाब ये ज़रा हिसाब किताब हमारा भी रख लेना। तो कौम ने कमीशन सिस्टम सीखा हुआ, अब ज़ाहिर है जिसका जहाँ दाल लगेगा उतना ही दाल लगाएगा। ये तो नहीं हो सकता कि उसका हाथ जितना पड़ेगा उतना ही उसकी कमीशन बनेगी। तो इस कमीशन के चक्कर में हम ये भी भूल जाते हैं कि ये यतीमों का माल है, ये गरीबों का माल है, ये सलाब वालों का माल है, उस वजह से ये मुनासिब नहीं है। मगर क्योंकि हम अपनी आदत के हाथों मजबूर होते हैं और वहाँ पे हमें ये होता है कि अब कुछ ना कुछ हमारा हिस्सा होना चाहिए, तभी इसको भी सवाब मिलेगा तो हमें भी सवाब मिलेगा और जिसने हमें मुकर्रर किया उसको भी सवाब मिलेगा। अगर डायरेक्ट इस बंदे के पास पैसे पहुँचेंगे तो इसको भी सवाब नहीं मिलेगा, हमें भी नहीं मिलेगा, और जिसने हमें मुकर्रर किया उसे भी नहीं मिलेगा, और जिसने दिए उसे भी नहीं मिलेगा। तो इस सवाब के चक्कर में हमने क्योंकि मतलब अपने हिसाब से निकाला हुआ है, और वो हालांकि रास्ता गलत है, मगर क्योंकि कौम पूरी को गलत रास्ते पे लगाया गया इसीलिए था कि इनको समझ ही ना आए कि गलत क्या है ठीक क्या है। और आपने देखा कि हर काम वो करते हैं जो गलत होता है और ये समझ के किया जाता है कि ये बिल्कुल ठीक है। किसी को कोई फर्क नहीं से पड़ता, किसी को कोई शर्म नहीं आती। आप जितना मर्जी अखबारों में दे लें, सोशल मीडिया पे प्रोग्राम कर लें, किसी से बात कर लें ना करें, किसी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये कुछ मैंने आपको हालात बताए। अच्छा, जर्मनी में महंगाई का लोग प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे कई अपने, इतना बड़ा कोई तूफान नहीं आया हुआ है जितना उसको पेश किया जा रहा है कि वहाँ पे गैस के बिल हो गई है, वहाँ महंगाई होगी। पूरे यूरोप में, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। तो ऐसे दहशत डालनी लोगों के दिलों में कि पता नहीं क्या हो गया, भूख से वहाँ लोग मर गए हैं और पता नहीं गवर्नमेंट कितनी परेशान है। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। मैंने जब इसकी रिसर्च की, क्योंकि जर्मनी एक तरक्की याफ्ता मुल्क है और महंगाई उसी को लगती है जिसने काम नहीं करना, उसको तो महंगाई ना भी हो तो महंगी चीज़ें लगती है। पेट्रोल की कीमतें अगर आप देखें तो हर जगह पे महंगी हो रही है। तो इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए और ऐसे प्रोग्राम ना पेश किया करे। हमारे दोस्त का पता नहीं वहाँ पे लोगों के लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का भी ख्याल किया करें। एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहाँ पे इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट संभाल लेती है और किसी ना किसी रंग में गवर्नमेंट वहाँ की पैसे भी देती है, मदद भी करती है, लोगों की घर बार भी देती है। अगर कोई नहीं रहना चाहता तो अब गवर्नमेंट वहाँ पे क्या करे। तो मेरी नज़र से एक आधा प्रोग्राम ऐसा गुजरा, मुझे खुद बड़ा अफसोस हुआ, हंसी भी आई कि प्रोग्राम ऐसे पेश किया जा रहा था जैसे हम इथोपिया में रह, जर्मनी में नहीं इथोपिया में रह रहे हैं। तो कोई इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं। नाज़रीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज मुबारक के साथ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रोग्राम बहुत से लोगों को नहीं मिल रहे। वो कहते हैं हमने सब्सक्राइब भी किया हो चैनल, ज़रा डबल चेक कर लें।
और क्योंकि प्रोग्राम तो उसी तरह चल रहे। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने कहा कि आप फेसबुक पे भी हैं, हम फेसबुक पे भी हैं, वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं आप, और यूट्यूब पे भी, दोनों जगह पे इस वक्त हमारी नशरियात चल रही हैं। अच्छा, कल मुझे एक वीडियो किसी ने भेजी, और उसने जो वीडियो भेजी मैं देख के बड़ा हैरान हुआ। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की वीडियो थी, और एक खूबसूरत लड़की के साथ वो डांस कर रहे हैं। ये कहाँ तक ठीक है या गलत है, मैंने बड़ी गौर से काफ़ी दफ़ा उस वीडियो को देखा, तो फिर मुझे पता चला कि है तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, वर्दी के बगैर थे। ज़ाहिर है वर्दी पहन के तो डांस नहीं होना ना। तो क्योंकि अक्सर हम ज़्यादा तो उनको वर्दी में देखते हैं, बगैर वर्दी के वो जो दूसरे लिबास में थे, तो बड़ी खूबसूरत सी लड़की उनके साथ डांस कर रही थी। इस तरह की अगर कोई वीडियो आपके पास मौजूद हो तो हमें ज़रूर व्हाट्सअप करें ताकि इस पर बातचीत करें। एक बड़े ही मशहूर हमारे वहाँ पाकिस्तान के जो मीडिया के बंदे हैं, उन्होंने ये वीडियो अपलोड की हुई थी। और मैंने अपने कई प्रोग्रामों में आपको ये बताया कि जो हमारे हुक्मरान हैं या जो हमारे ये बड़े बड़े जो लोग हैं, जिसमें हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं या और चंद लोग हैं, उसके अलावा चीफ जस्टिस साहब हैं और हमारे जज हज़रात हैं, ये इसी तरह के कामों में मुलव्वस होते हैं। इनकी वीडियो कभी कभी मंजर आम पर आ जाती है, क्योंकि जहाँ पे ये लोग अपनी ये पार्टी वगैरह रखते हैं, वहाँ पे मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल होगी किसी को वीडियो वगैरह बनाने की, क्योंकि इनको ये भी होता है कि जो चीज़ हम पीछे कर रहे हैं वो सामने ना आए। अब ये आपको समझने में मेरा ख्याल मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि जब भी किसी इदारे को तबाह करना हो, किसी गवर्नमेंट को तबाह करना हो, किसी सल्तनत को तबाह करना हो, कुछ भी करना हो, ये आज की मैं बात नहीं कर रहा, पुराना भी दौर आप खोल के देख लें तो औरत को इस्तेमाल किया जाता है। ख़ासकर हमारे जो मुसलमान हैं वो आपके इल्म में है कि औरतों के चक्कर में आके कई अपना बेड़ा गर्क कर चुके हैं। जो यूरोपियन है, इनके मतलब मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, मगर मुझे ये पता है कि यहाँ पे इन लोगों में आम ये चीज़ें हैं। लेकिन हमारे जो एशियन खास कर रहे हैं या दूसरे भी मुसलमान हैं, जब वो खूबसूरत लड़कियां देखते हैं, औरतें देखते हैं, तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, और फिर ये कमज़ोरी जो पाई जाती है इसका सबको इल्म है, और वो फिर इसी तरह अपना फ़ायदा उठाते हैं। मैंने कई प्रोग्रामों में आपको बताया कि जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन है, उनकी और उनके अमले की वीडियोस भी बनी हुई है। उसमें मैंने ये भी आपको बताया था कि 4 ख़वातीन की ये ड्यूटी थी, और उनका यही काम था कि इनको काबू करने के लिए यही एक तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर आपने देखा कि चीफ इलेक्शन कमीशन जिस तरह नोनली कहती है उसी तरह वो करते हैं। अगर कोई चंद एक जज हज़रात बचे हुए हैं तो वो जब ठीक बात करते हैं तो उनके लिए इन्होंने कोई दूसरा नुस्खा रखा हुआ है, और वो फिर उसके ज़रिए इनको ब्लैकमेल करते हैं या अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं। आपको इल्म है कि इस पे बड़ी आज तक भी बहस हो रही है कि एकदम ये गवर्नमेंट गई कैसे है। तो उसका जो असल चक्कर है वो यही है। अब ये किसी मुल्क ने चक्कर चला के इनको काबू किया हुआ है या मरियम ने काबू किया हुआ है, ये भी आपको जल्द पता चल जाएगा। ऐसा ऐसा ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी। और फिर आपने देखा कि मुल्क की जो हालत हो रही है और सारी दुनिया शोर मचा रही है, पाकिस्तानी मीडिया पे भी वैसे भी, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये एक तरीका कार है कि हमारी इज्जत बच जाए, मुल्क की इज्जत की किसी को फिक्र नहीं है कि मुल्क की इज्जत का क्या होगा। और आपने देखा जिस तरह गरीब आदमी वहाँ पे ज़िंदगी गुजार रहा है, इनको कोई इस चीज़ की फिक्र नहीं।
नाज़रीन, सबसे बड़ा ये मसला इस वक्त पाकिस्तान का ये है कि इन लोगों से निजात कैसे मिलेगी। और इस पे काम तो इमरान खान कर रहा है, मगर मेरा ख्याल है कि काफ़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी, वरना ये लोग आपकी जान नहीं छोड़ेंगे। सॉरी। और आपको इसी तरह ये गुर्बत अफलास में ऐसे पीसेंगे कि आपकी चीखें निकाल देंगे। आप उस गुर्बत अफलास में बाहर निकलना भी चाहे तो नहीं निकल सकते। बिजली के बिल हैं वो लेके लोग ये वीडियोस बना रहे हैं, वापटा के दफ्तर जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। मगर एक वक्त होता है, सब्र करते करते फिर लोग कहते हैं चलो अब देखते हैं अब होगा क्या, अब किस तरह ये इनसे निजात मिलेगी। वहां पे फिर वो लोग ये भी नहीं सोचते कि हमारी जान चली जाएगी। वो कहते हैं पहले मरे हुए हैं और मर जाएंगे तो क्या क्या फर्क पड़ जाएगा। ये बड़े अहम मसाइल हैं जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। और हमारे जो साफ सुथरे लोग हैं वहाँ पे आप देखें कि पाकिस्तान में उनके पास इख्तियारात नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाते। मैंने एक दिन चेक करने के लिए सोशल मीडिया में कोई ऐसा तरीका अपनाया कि मैं देखूं तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि हमारी जो नस्ल नौजवान है और बूढ़े हैं या दूसरे हैं, काफ़ी हद तक उनकी हालत ख़राब हो चुकी है। और वो बजाय अपने अंदर शऊर पैदा करने के फौरी तौर पे फैसले करते हैं ऐसे कि तो आप सोच भी नहीं सकते। मैं ये चीज़ें आपको बता नहीं सकता। अब यहाँ पे उनको इल्म ही नहीं होता कि वो बगैर सोचे समझे गलत नाम से उन्होंने आईडी बनाई हुई है, गलत नाम के साथ वो चलते हैं और फिर वहाँ पे गैर अखलाकी हरकतें फौरी तौर पर शुरू कर देते हैं। पूरी कौम जो है गैर अखलाकी हरकत में सबसे मेरा जितनी जल्दी इन पे असर होता है, अगर ये अच्छाई की तरफ ये अगर ये सोचे कि इस गुलामी से निजात हासिल करनी है तो मेरा ख्याल है कि बड़ी जल्दी इस गुलामी से निजात हासिल कर सकते हैं। तो ये बड़ी अहम चंद चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो यही है कि पाकिस्तान में जो बड़े लोग हैं, आपके इल्म में होगा जमशेद दस्ती ने भी इस पे से एक दफ़ा पर्दा उठाया था, मैंने कई दफ़ा आपको बताया। फिर उसकी ज़िंदगी जो जहन्नम बना दी गई थी, दोबारा पार्लियामेंट में घुसने नहीं दिया। तो ये जो माफिया है इनका तरीका वारदात जो है ये ऐसे ही है कि अगर कोई भी बंदा इनके काबिल नहीं है, आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन में भी अगर कोई बंदा एक का कह देना मैं रिश्वत नहीं लेनी तो उसको रेगिस्तान में ट्रांसफर करवा देते हैं। तो ये भी इसी तरह ये जिस तरह वो भी रेगिस्तान में चला गया, दोबारा पार्लियामेंट में पहुंच नहीं सका, लोग उसके साथ होते हैं, फिर भी वो इलेक्शन हार जाता है। और इनके पार्लियामेंट में कोई गरीब आदमी पहुंच भी नहीं सकता, इनकी नस्ल है, इनके बच्चे हैं, इनकी औलाद है, वो ही पहुंच सकती है। और अब जो ये नया तरीका आपने देखा, ये लोगों की वीडियोस बनाते हैं, वहां पे मौका हमारे लोग खुद देते हैं। जहां पे ये डांस की पार्टी चल रही है किसी क्लब में, मुझे नहीं लग किसने इसका बंदोबस्त किया होगा। साल है जब जनरल साहब वहां पे डांस कर रहे हैं, उसके बाद क्या मुझे तो नहीं लग, मगर मेरे ख्याल वहां तक बात नहीं रुकी होगी। एक सोचने वाली बात है। हो सकता है कि किसी ऐसे बंदे की भी वीडियोस उन्होंने बनवा ली हो जिसकी वजह से वह सब कुछ देखते हुए सब खामोश है और किसी के वो जिस तरह कहते हैं किसी को कोई असर नहीं हो रहा। न जी ये हालात पाकिस्तान के हैं, पूरे मुल्क की कौम को भी दाव पे लगाया हुआ है, सलामती को भी दाव पे लगाया हुआ है। पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं, जो भी ममालिक है, उनको हम खुश होने का खुद मौका देते हैं। हम चाहते नहीं कि हमारे मुल्क के हालात ठीक हो। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसी के घर में खाना है या नहीं है, हम ये चाहते हैं कि हमारी याशी का बंदोबस्त मुकम्मल होना चाहिए और हम इसी तरह याशी करते हैं। ये नहीं कि आज के दौर में, इमरान खान के दौर में भी आपने देखा होगा, फवाद चौधरी है, शेख रशीद है, दूसरे तीसरे है, उन तक भी वो लड़कियां पहुंची थी, असम्बली तक पहुंच गई बगैर पूछे। तो ये चीज़ें जो है बर्बादी की तरफ लेके जाती है। मैं ये नहीं कहता कि
یہ سارے دودھ کے دھلے ہوئے، ان میں بھی یہ مسائل ہے، آپ کے علم میں ہے کہ کون سی لڑکیاں وہاں پہ پہنچ جاتی تھی اور وہ پھر جب تصویریں چلتی تھی تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تھا. غیر اخلاقی وہاں بھی حرکات ہوتی تھی. جب کسی کی ویڈیو سامنے آ جاتی تھی پھر وہ صفائی پیش. ہمارے جو گورنر ہیں سندھ کے زبیر صاحب، آج بھی ان کی تصویریں ننگی چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ. وہ کہتے ہیں یہ میری تصویریں نہیں ہیں، شکل ان کی ہے، تصویریں ان کی نہیں ہیں. بس یہی چیزیں ہیں نا. تو یہ مختصر میں نے ابھی آپ کو بتایا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والے پروگرام آپ دیکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے گپ شپ. آج موضوع یہ ہے کہ بہت سی بچیاں جن کی شادی ہوتی ہے، بعد میں گھروں میں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، طلاق، کھلا خرچہ نہیں دینا، مار پیٹ، یہ سب ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. آج ایک محترمہ ہمارے ساتھ ہیں، اسی پہ بات چیت کریں گی اور ان سے پوچھیں گے کہ یہ حالات کیوں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. السلام علیکم وعلیکم السلام جی. جی، کیا کہیں گی آپ؟ جی آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ یہی ہے، جیسے آپ نے بھی تعارف کروایا ہے جی کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو حقوق تو بہت ملے ہیں، زبانی بہت حقوق ہیں، لیکن نفاذ جو اس کا ہے نا وہ عدالتیں نہیں کر سکی، نہ اس کو کوئی مطلب ہے ملا ہے، کوئی انصاف ملتا ہے سستا، اور نہ جلدی کوئی دے سکتا ہے. تو اگر کوئی عدالت کی طرف عورت رجوع بھی کرتی ہے تو وہ اتنے اس کو پھیرے لگوائے جاتے ہیں، اتنا اس کا ٹائم ضائع کیا جاتا ہے، پیسہ لیا جاتا ہے اور بنتا کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ بیچاری پھر پریشان ہو کے بیٹھ جاتی ہیں کہ کیا کرنا ہے، جا کے بھی ادھر کیا کوئی سنوائی ہماری ہونی ہے. تو اتنی پریشان حالی ہے نا، خاص طور پہ ان عورتوں کے لیے جن کے 2 3 بچے ہو جاتے ہیں. اکثر کچھ مہنگائی نے کمر توڑی ہوئی ہے. پھر یہ نشے کے جو آج کل کے نوجوان ہیں وہ نشے کے چکر میں ہیں کہ اکثر سننے میں یہ آتا ہے کہ جی میرا میاں نشہ کرتا ہے اور گھر میں خرچہ نہیں دیتا، کام صحیح نہیں کرتا، یا کوئی دوسرا وہ وٹے سٹے والا ادھر بڑا چکر ہے کہ آمو سامنا رشتہ وہ کیا جاتا ہے، اور اس میں ایک جوڑا اگر صحیح بس رہا ہے نا، وہ اپنا گھر چلا رہا ہے، تو دوسرے کی وجہ سے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو طلاق کا باعث بن جاتا ہے. جی تو اس طرح کے بے شمار مسائل ہیں ازدواجی طور پہ جو لوگوں میں آ رہے ہیں. تو اس کے لیے عدالتیں تو کچھ نہیں کرتی، مقامی طور پہ جو پنچایت ہوتی ہے نا وہ کوئی فیصلہ کرتی ہے، لیکن اس میں بھی پھر آ جاتا ہے کہ جی فلاں بندہ جو ہے اس کے پیچھے ٹھیک آدمی ہے تو اس کی سنوائی ہوگی، جو بیچارہ غریب ہے جس کا کوئی سننے والا نہیں ہے تو وہ اسی طرح پھر اس کے ساتھ اسے ادھر سے بھی انصاف نہیں ملتا. میں ایک واقعہ آپ کو سنانے لگی ہوں جی کہ پچھلے دن کوئی ہفتہ کو ہو گیا، میں نہ گئی ہاسپٹل میں، یہ بچی تھی چھوٹی میری بھی پوتی، تو اس کو دکھانے کے لیے لے کے گئی. تو ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی، اتنی اس کی بچی کو 2 ماہ کی تھی، اتنا زیادہ وہ رو رہی تھی نا بچی. تو میں نے اس سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، تو وہ مجھے بتانے لگے جی مسئلہ کیا ہے کہ 1.5-2 ماہ کی بچی ہے، اور آج میں پہلے دن بڑا لڑ بڑ کے اپنے سامنے سے دوائی ہوں، وہ اس کو نہ دوائی نہیں لے کے دے رہا اور اس کے پیٹ میں کوئی مسئلہ ہے. میں کیوں؟ پھر اس نے پوری کہانی مجھے سنائی، کہتی ہے کہ میری طلاق ہو گئی تھی، 3 میرے پہلے بچے ہیں. تو نہ طلاق نہ اس نے بولا سچ، وہ تو ایک اور ہے. اس نے کہا کہ میرا خامد فوت ہو گیا. تو پھر میں میکے چلی آئی، ددیال والوں نے جو بچوں کے ددیال تھے میرے سسرال، انہوں نے میرے ساتھ کوئی نہ تعاون نہ کیا. تو میں ادھر آ گیا اپنے گھر میں میکے میں. تو یہاں بھی باپ نہیں تھا اور 2 بھائی تھے، انہوں نے کفالت نہ کی. تو میری خالہ میرے بچوں کو لے گئی، اور ماں سے میں کہتی بھی رہی کہ میں کوئی کام کاج کر کے تو بچوں کو پالوں گی، میرا نکاح آگے نہ کرے. لیکن ماں نے کہا کہ نہیں بیٹا، ابھی تمہاری عمر نہیں ہے بیٹھنے کی، تو تم نہ شادی کر لو. تو انہوں نے میرے سے جو شادی کی ہے جس شخص سے، وہ ایک مولوی ہے بڑا، وہ نمازی پریزی اور امام مسجد ہے، جس سے میری شادی کی. میں نے وہ دیکھا بھی، بڑا مراب اس کی ماتھے پہ پڑا ہوا، اور بڑا مطلب دیکھنے میں بڑا ایسے بڑا مذہبی قسم کا بندہ. تو کہنے لگی جی یہ جو میاں گئے ہیں نا یہ میرے ہیں، شخص گیا میرے میاں ہیں، تو یہ ان کے ساتھ میری اب شادی ہوئی ہے، اور میرے بچے 3 جو ہیں وہ میری خالہ لے گئی ہے، وہ
ٹھیک حالات میں ہے تو اس نے کہا میں ان کی کفالت کروں گی. میں کہا اس نے اس کی شادی پہلے تھی؟ کہتی ہے ہاں اس کے نا 4 بچے ہیں, دو کی شادی ہو چکی ہے اور جو سب سے چھوٹی بیٹی ہے وہ بھی 13 سال کی ہے. تو بڑا بیٹا جو ہے وہ بھی 16-17 سال کا ہے. تو 2 بچوں کی اس کی شادی ہو چکی ہے. تو میں کہ اس کی بیوی کا کیا بنا کہ جی بیوی پاگل ہو گئی ہے, کوئی مسئلہ اس کو بنا, وہ پاگل ہو گئی تو وہ چارپائی پہ ہے. تو اس نے آگے سے شادی کر لی اور اس کا دل نہیں تھا کہ میرے ہاں کو بچہ ہو. تو 2 سال ہو گیا مجھے اس کے ساتھ شادی کی ہوئے. وہ بچوں کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے, ان کے بھی سارے گھر کی جو ذمہ داری ہے, اور خاص طور پہ اس کی بیوی کے پیشاب تک مجھے دھونا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے کسی طرح کا کوئی خرچہ نہیں دیا جاتا کہ بھئی میں اپنے بچوں کو مل لوں یا کچھ. اس کی بالکل پابندی ہے کہ آپ بچوں کو نہیں مل سکتی. اور آگے بچہ بھی یہ قدرتی پیدا ہو گیا, وہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا بھی کوئی بچہ پیدا ہو. تو اب یہ پیدا ہوئی ہے بچی, تو یہ اتنا تنگ کر رہا ہے, اور 1.5-2 ماہ کی بچی ہے, اس کو دوائی لے کے دینے کے لیے تیار نہیں تھا. تو میں نے پھر دھمکی دی کہ میں نا میکے چلی جاتی ہوں اپنی ماں کے پاس. تو پھر اس نے 1000 روپیہ دیا ہے کہ اس میں دوائی لے لو, اور خود وہ نکل گیا ہے. تو مجھے پوچھنے لگی کہ یہ کیا فیس ہے ڈاکٹر کی؟ میں کہا 900 روپیہ. تو کہتی ہے پھر میں اس کو فیس دے دوں گی تو دوائی کس سے لوں گی؟ تو وہ تو 1000 روپیہ دے کے گیا ہے. تو اس نے ایک نکاح کر کے, میں سوچ رہی تھی کہ ایک عورت کو اس نے ملازم بنا دیا ہے کہ میرا بھی سارا وہ لوازمات پورے کرے, میری اولاد کے بھی کرے, اور میرے ساتھ میری بیوی کو بھی سنبھالے, اور اس کے بچے جو ہے نا وہ رلتے رہیں جہاں جی چاہے. اور اسی طرح کے بے شمار مسالے ہیں کہ عورت بیچاری جو ہے وہ جب اس کو طلاق ہو جاتی ہے تو نہ تو وہ کام کوئی اس کو خاص ملتا ہے کہ بھئی کہیں گھروں میں ہی کام وہ کر سکتے ہیں جس میں کتنا کا مل جاتا ہے اس سے. تو وہ نہ تو اپنے بچوں کی کفالت کر سکتی ہے, نہ وہ کوئی اپنے لیے کچھ اچھا کھا پی سکتی ہے. وہ تو ایک کولو کا بیل بن کے رہ جاتی ہے. اور گورنمنٹ کی طرف سے کسی طرح کا بھی کوئی ہوتی ہے نا کہ کوئی ان ایسی عورتوں کی کوئی تھوڑی بہت مدد کی جائے یا ان کو کوئی ریلیف دیا جائے, وہ بات ہی کوئی نہیں ہے. وہ احساس پروگرام کا کچھ بنا تھا, لیکن وہ بھی ملکی حالات اس طرح کے ہیں کہ وہ جس کو پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ابھی تک تو کچھ نہیں ملا. پتہ نہیں ملتا ہوگا کسی کو, لیکن میرے نوٹس میں نہیں آیا کہ کسی کو کچھ ملا. تو یہ حالات ہیں ادھر کے. اور عورتیں بیچاری جو ہیں ان مسائل کا شکار ہیں. پھر کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ اس کو تو سارے حقوق دیے ہوئے ہیں, یہ بھی قانون ہے, فلاں بھی قانون ہے. قانون ہی قانون ہے, لیکن ان کا نفاذ تو نہیں, ان کو تو انصاف نہیں نہ مل رہا. اچھا, اب یہ بتائیے, یہ آج بھی ہمارے معاشرے میں جس طرح آپ نے کہا بٹے سٹے کی شادی, کیوں نہیں لوگوں کو عقل آئی آج تک؟ نہیں آتی ان لوگوں کو. وجہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح نا ہم مضبوط رشتہ بنائیں گے بٹا سٹا کر کے. اگر یہ بھی ہے کہ جائیداد باہر نہ جائے, جائیداد کا بھی ایشو ہے نا اس میں جائیداد کا بھی ایشو ہے نا کہ باہر نہ جائے. جی ہاں. اور پھر نہ جائیداد اس کو ملتی ہے نا میکے کی طرف سے کہ جو اس نے جہیز میں زیادہ دیا یا کم دیا, جہیز میں کچھ ملتا ہے نا اس کو, پراپرٹی میں تو حصہ نہیں ملتا. حالانکہ حصہ تو ہے اس کو پراپرٹی میں حصہ نہیں ملتا. آگے جا کے بھی اگر مرد طلاق دے دیتا ہے تو پھر بھی وہ بالکل فارغ ہے. اس کو کوئی چیز جو ہے نا گھر کی سوائے وہ جو جہیز میں کچھ لے کے آئی ہوتی ہے, جو گزارا کرتی ہے رہتی ہے, تو وہ بھی خراب ہی چیزیں استعمال میں آئیں تو وہ چیزیں کس کام کی رہتی ہیں. تو اس کی صرف ملکیت وہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ خامند کی پراپرٹی میں خامند کی جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. نارمل 1/8 ہوتا ہے بیوی کا حصہ, 8واں حصہ ہوتا ہے جو شرعی ہے, میرا خیال ہے میرا. لیکن ہمارے وہاں 8واں حصہ پتہ ہے کس طرح ہوتا ہے, میں کلیئر کرتی ہوں. 8واں حصہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک عورت مرد فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس عورت کو 8واں حصہ ملتا ہے. اگر طلاق یافتہ ہوتا ہے تو اس کو 8واں حصہ کو نہیں ملتا. نہیں پھر نہیں ملتا. مگر یہ ہے کہ یہاں یورپ میں تو اور چیزیں چلتی ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں اس کو کچھ بھی نہیں ملتا, جیسے آتی ہے ویسے ہی گھر سے نکال دیتے ہیں. اور کئی جگہ سے تو یہ بھی خبریں ہے کہ سامان بھی چھین لیتے ہیں, زیور چھین لیا, بچے چھین لیے, مارا پیٹا. اور یہ میرا خیال ہے کہ
जो लोग दावा करते हैं कि हम सबसे बेहतरीन मुसलमान हैं, जिस तरह अभी आपने बताया कि दाढ़ी थी उसकी और नमाजें पढ़ पढ़ के पता नहीं क्या वो निशान पड़ा हुआ था माथे मराब पे, पड़ा हुआ था उसके मराब माथे पड़ा पे, हुआ था। और उसने अपने बच्चों को तो हकूक देने के लिए वो रख ली, लेकिन उसके बच्चों की तो कफालत करने का और वो आप जिम्मेदार नहीं आप ना खुद बना। अंदाजा लगाएं, अगर ये बंदा फिर कहीं नमाजों का क्या फायदा है फिर? नहीं, अगर ये बंदा कहीं बाहर नमाज या निकाह या कुछ पढ़ाता जो अपनी फैमिली का ख्याल नहीं रख सकता, उसने दूसरों का क्या क्या करना है। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे और भी प्रोग्राम चलते रहेंगे, अपना ख्याल रखें। थैंक यू जी शुक्रिया। नाज़रीन, ये हालात है जनाब, आप देख लें। मगर हमारे प्रोग्रामों में बहुत कम लोग जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। मुख्तलिफ मौजू होते हैं, कोई बंदा मशवरा किसी को देता है, हम लकीर के फकीर आज तक रहे, कोई बोल नहीं सकते, कुछ बता नहीं सकते, इसलिए ये टेलीफोन नंबर ऊपर घूम रहा है, इसको आप भी घुमाएं, करें बात हमारे साथ, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।